नमस्ते। मेरा नाम ऋषभ रंजन है और आप सबों का उड़ान के प्लेटफॉर्म पे मैं स्वागत करता हूं। आज जैसा कि जानते हैं हमारे लिए एक ब्लैक डे है, पुलवामा अटैक हुआ था। साथ ही साथ एक मेजर न्यूज़ आप ये भी देख सकते हैं कि मणिपुर में अभी प्रेसिडेंट रूल को इम्पोज किया गया है। आप सभी पॉलिटी के पेपर में पढ़ते होंगे कि व्हाट इज़ प्रेसिडेंट रूल, ये कैसे इम्पोज होता, क्यों इम्पोज होता, व्हाट इज़ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी वगैरह के बारे में आप जानते हैं। तो आज हम एक अहम मुद्दे पर बात करेंगे, दैट इज़ मणिपुर वायलेंस, कि मणिपुर में ऐसा क्या हुआ कि जिस कारण वहाँ पर अभी लगातार बड़ी घटनाएं आपको देखने को मिलेंगे। जो बीरेन्द्र सिंह वहाँ के सीएम थे उन्होंने अपना इस्तीफ़ा दे दिया और इस्तीफ़ा के बाद वहाँ पर प्रेसिडेंट रूल लगाया गया। तो इन मुद्दों पर हम एक डिटेल्ड एनालिसिस करेंगे कि क्या ऐसी घटनाएं हुई, क्या ऐसी घटनाएं चल रही हैं मणिपुर में जिस कारण वहाँ पर इतना इथिकल कॉन्फ्लिक्ट है। तो इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट को हम पूरे एक ओवरव्यू से समझेंगे, उसके हिस्ट्री से लेके आज के इमीडिएट कॉज तक, जिससे कि हम एक पूरा ओवरव्यू बना सकते हैं कि मणिपुर में जो भी हो रहा है, मणिपुर की जो भी अभी तात्कालिक घटनाएं दिख रही हैं वो कहीं ना कहीं लिंक करती हैं बहुत पुराने टाइम से। तो वो पुराने टाइम का कैसे आगे बढ़ते बढ़ते ये एक पूरा एक विद्रोह के रूप में, पूरा एक वायलेंस के रूप में हमारे सामने आया। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे मणिपुर के इतिहास के बारे में समझेंगे। तो मणिपुर का इतिहास के बारे में अगर समझना है तो शाही इतिहास चैथारोल कुम्बाबा, पहले जो यहाँ पर आपको ये दिखेंगे यहाँ के राजा वो चैथारोल कुम्बाबा 33वीं ईस्वी में। कौन सा राजवंश? तो निंगथौजा राजवंश के चैथारोल कुम्बाबा। ये मणिपुर राजाओं के इतिहास में जो सबसे लंबे शासनकाल के राजवंश हुए हैं उसमें से एक है। केवल मणिपुर नहीं वरन पूरे भारत का एक लंबा शासनकाल जो चला है उसमें एक राजवंश ये भी है, निंगथौजा राजवंश, जो नॉर्थ ईस्ट के एरिया में प्रोमिनेंट था। नॉर्थ ईस्ट में भी आप देखिएगा तो जो बर्मा वाला रीजन है, जो बर्मा बॉर्डर वाला रीजन है, उस रीजन पे ये राजवंश बहुत एक्टिव था, प्रोमिनेंट था। अब हम बात करते हैं कि इनका जो धर्म था, जैसे कि आप झारखंड में देखते हैं सरना धर्म वगैरह, तो इस तरह से अलग अलग रीजनल धर्म भी हुए। तो इनका जो धर्म था ये धर्म था सनमही, ठीक है, सनमही नाम का धर्म था। ये धर्म आज भी है, सनमही नाम, सनमहिज्म के पालन करने वाले, उसको मानने वाले लोग आज भी हैं। लेकिन जो प्रोमिनेंट ये राजवंश का धर्म था वो सनमही धर्म था, सनमहिज्म। अब लेकिन हुआ क्या कि 18वीं शताब्दी में आप देखिएगा तो जो राजा थे यहाँ के वो ही हिंदू धर्म को अपना लेते हैं, यानी सनमही से वो वैष्णव धर्म को अपना लेते हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जो इनका प्रोमिनेंट पुराना जो धर्म वाला सिस्टम था वो धीरे धीरे कम होने लगा। क्यों? क्योंकि उनके राजा ही जब वैष्णविज्म की तरफ चले गए तो उनके प्रजा भी साथ साथ वैष्णविज्म की तरफ आगे बढ़ गए। आगे के बाद में हम देखते हैं तो 1891 में देखते हैं तो यहाँ एंग्लो मणिपुर युद्ध हुआ था और एंग्लो मणिपुर युद्ध के बाद मणिपुर को ब्रिटिश शासन के तहत एक रियासत बना दिया गया। यानी 1891 के आसपास हम देखेंगे तो मणिपुर एक रियासत था। यहाँ पर जो आपको फोटो लगाया गया है, फोटो में आप देख सकते हैं कि दो कलरिंग है। एक कलर आपको दिख रहा होगा रेड कलर का और एक कलर आपको दिख रहा होगा येलो कलर का। तो जो रेड वाला पार्ट है ये आप देख सकते हैं कि ये कॉलोनी है, और जो येलो वाला पार्ट आपको दिख रहा है, जैसे ये पूरा मणिपुर का पूरा क्षेत्र जो आप देख रहे हैं ये जो है ये रियासत थे, ये कॉलोनी नहीं, ये रियासत थे, ठीक है। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि जब एंग्लो मणिपुर युद्ध हुआ 1891 में, उसके बाद मणिपुर को एक रियासत का दर्जा दिया गया। 1947 की बात करें, जब देश आज़ाद हुआ तो वहाँ के राजा थे बुद्धचंद्र, महाराजा बुद्धचंद्र। उन्होंने ट्रीटी ऑफ एक्सेशन साइन किया, हस्ताक्षर किए संधि पर, जिससे कि मणिपुर का विलय एक रियासत की तरह नहीं एक स्टेट की तरह हो गया इंडिया में। तो इस तरह का ट्रीटी ऑफ एक्सेशन आप और भी चीज़ों में देख सकते हैं, जैसे कि जम्मू एंड कश्मीर,
जम्मू एंड कश्मीर वगैरह में देखिएगा तो इसी तरह के ट्रीटी से, संधि से वो भारत का पार्ट बना। तो मणिपुर जब रियासत था और 1947 में भारत के आज़ाद होने के बाद ये एक संधि के तहत भारत से जुड़ा। ठीक है, उस समय के राजा महाराजा बुद्धचंद्र थे। अब आगे की स्टोरी में हम देखेंगे तो 1956 में मणिपुर को एक केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था। 1956 में मणिपुर को एक केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया और फिर वरन 1972 में इसको फिर से पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया गया। तो ये पूरा एक टाइमलाइन है मणिपुर का, जो आप एंशियंट से लेके मॉडर्न और पोस्ट मॉडर्न तक का आप देख सकते हैं कि किस तरह से मणिपुर एक राज्य, एक रियासत, एक केंद्र शासित प्रदेश वगैरह के रूप में उभरा। और अंततः हम अब जो देखते हैं 1972 से लेकर वर्तमान समय तक मणिपुर को पूर्ण विकसित राज्य का दर्जा दिया गया है। ठीक, हम सनमही धर्म के बारे में कुछ बताना चाहेंगे कि सनमही धर्म जो है वहाँ प्रोमिनेंट था। वहाँ के जो डेटी हैं, जो सबसे प्रोमिनेंट डेटी है वो सनमही है, प्रमुख देवता सनमही है। और सनमही को बोला जाता है जो क्रिएटर हैं, इस पूरे विश्व के क्रिएटर जो हैं, जिन्होंने पूरे विश्व को बनाया, वो उसके सबसे एल्डेस्ट सन हैं, सबसे एल्डेस्ट सन, सबसे बड़े बेटे। तो सनमही कौन है? सनमही जो क्रिएटर है वर्ल्ड के, उसके सबसे एल्डेस्ट सन हैं। ठीक है, इस तरह से माना जाता है और वो लोग सनमही को ही प्रोमिनेंट डेटी मानते हैं। ठीक है, आगे की चीज़ों में हम देखते हैं। तो आगे के चीज़ में हम यहाँ पर इथिकल कॉन्फ्लिक्ट के बारे में जानेंगे। यही मेन है आपके लिए जानने के लिए कि सनजातीय विद्रोह, सनजातीय संघर्ष वहाँ क्या है, किस कारण से अभी मणिपुर में इतना वायलेंस हो रहा है। तो इसका भी हम पूरा एक टाइमलाइन जानेंगे। जैसे कि हम टाइमलाइन जाने मणिपुर के बारे में एंशिएंट से लेके पोस्ट मॉडर्न इंडिया तक, उसी तरह से हम इथिकल जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है वो कॉन्फ्लिक्ट आज से नहीं वरन ब्रिटिश एरा से चलते आ रहा है। तो ब्रिटिश एरा के समय से हम इस कॉन्फ्लिक्ट को बारी बारी से समझेंगे, पार्ट वाइज समझेंगे और पूरा एक डिटेल्ड एनालिसिस करेंगे कि मणिपुर में जो अभी हो रहा है, मणिपुर के जो कॉन्फ्लिक्ट है वो कब से पनपे हुए हैं। तो ब्रिटिश काल के दौरान अगर हम देखते हैं तो हमारे पास एक राज्य का जिक्र आता है, डेट इज कंगली पाक। कंगली पाक क्या है? इंडो बर्मा बॉर्डर। तो जो भी यहाँ पर आप कॉन्फ्लिक्ट देखेंगे वो मेन जो कॉन्फ्लिक्ट है वो इंडो बर्मा बॉर्डर के लिए है। और भारत के लिए ये एक सिक्योरिटी के लिए बहुत बड़ा क्या बोले थ्रेट इस कारण है क्योंकि मणिपुर इज अ बॉर्डर स्टेट। मणिपुर के बॉर्डर स्टेट का होना भारत के लिए और थ्रेट पैदा करता है। तो हम यहाँ पर देखेंगे कंगली पाक राज्य तो था जो उस समय ब्रिटिश संरक्षित राज्य था। उत्तरी पहाड़ियों से आए नागा जनजातियों द्वारा बार बार आक्रमण किए गए। यानी पहला आक्रमण जो इंडो बर्मीज बॉर्डर पे होता है वो नागा ट्राइब्स के द्वारा होता है। तो आप जब ये मैप भी देखिएगा तो ऊपर आपको आएगा नागालैंड और नीचे आएगा आपको मणिपुर। तो हम एक पूरा व्यू समझते हैं कि नागा ट्राइब जो मणिपुर में इंटर किए वो किस तरह से नागालैंड की तरफ शिफ्ट होते हैं। और ये कुकी जो अभी आप देखते हैं कुकी ट्राइब या मैतेई, ये लोग कहाँ से आए, कैसे आए? तो सबसे पहला चीज आप यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर नागा ट्राइब आक्रमण के लिए आए थे। ऐसा बोला जाता है कि मणिपुर के जो ब्रिटिश एजेंट थे, राजनीतिक एजेंट थे, वो मैतेई और नागा के बीच, अब मैतेई लोग कौन थे? मैतेई लोग उस वो जो राजा था उस राजा के अनुयायी थे, उस राजा के प्रजा थे। तो वो प्रजा कहाँ के थे? मणिपुर राज्य के ही थे। तो वो कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं कि मैतेई जो है वो वहाँ का इंडिजिनस ट्राइब था, है नहीं, वो वहाँ का इंडिजिनस ट्राइब था। कैसा ट्राइब? वो आज भी ट्राइब है लेकिन वो एसटी नहीं है। वो आज भी ट्राइब है लेकिन वो एसटी नहीं है। तो जब आप ब्रिटिश एरिया में देखिएगा तो उनका जो है इंडिजिनियस एसटी शेड्यूल्ड ट्राइब्स हैं। किस ऑर्डर में? एसटी ऑर्डर 1950। लेकिन 1950 में उनको नोटिफाई नहीं किया गया एज एसटी। ऐसे बहुत सारे कम्युनिटी आपको दिखेंगे इंडिया में जो एक टाइम पे ट्राइब्स थे, फिर उनको ब्रिटिश एरिया में डी नोटिफाई किया गया, जिनको डीएनटी बोला जाता है, डी नोटिफाइड ट्राइब्स। फिर से जब भारत का संविधान बनने लगा तो उनको फिर से हम एसटी कैटेगरी में डाले।
इन एसटी ऑर्डर 1950, लेकिन कुछ ऐसे ट्राइब्स हैं जिनको पहले से ट्राइबल ऑर्डर थे, लेकिन उनके ट्राइबल ऑर्डर को खत्म कर दिया गया, हटा दिया गया। किसमें? एसटी ऑर्डर 1950 में जब संविधान का निर्माण हो रहा था। तो वैसे ही एक ट्राइब मैतेई ग्रुप के भी थे जो पहले एसटी थे, लेकिन भारत आज़ाद होने के बाद, भारत के संविधान के निर्माण के बाद उनके एसटी के स्टेटस को हटा लिया गया, उनसे छीन लिया गया। एक बात यहाँ समझ में आया। अब देखिए, नागा और मैतेई, नागा का आक्रमण हो रहा है और मैतेई लोग जो वहाँ इंडिजिनियस रह रहे हैं उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट ना हो, इसके लिए बफर के रूप में कुछ विदेशी एजेंट, विदेशी में ज़्यादातर आपको दिखेंगे ब्रिटिश एजेंट जो हैं वो एक नए ग्रुप को, नए ट्राइब्स को वहाँ पर बुलाते हैं। उसी ट्राइब का नाम है कुकी-जोमी ट्राइब। ठीक है, ये कहाँ से आते हैं? कुकी-जोमी ट्राइब उनके रहने वाले जगह से ही उनका नाम है, जो कुकी चीन एरिया, जो कुकी चीन पहाड़ी है वहीं से वो बिलोंग करते हैं। आगे हम देखेंगे कि जो दो ट्राइब अब आपको देखने को यहाँ मिल रहा है, एक नागा ट्राइब और एक कुकी ट्राइब। एक मैतेई ट्राइब जो है वो धीरे धीरे कहीं ना कहीं आइसोलेशन से दूर होते गए। एक जो जोग्राफिकल आइसोलेशन था उनका वो खत्म होता गया, क्योंकि राजवंश जो था वो अपने इंडिजिनस धर्म को छोड़कर वैष्णविज्म को ज्वाइन करता है, और वैष्णविज्म को ज्वाइन करने के बाद उनके जो रहन सहन है वो चेंज हो जाते हैं, जिस कारण उनका जो एक प्रोमिनेंट ट्राइबल कैरेक्टरिस्टिक है, ज्योग्राफिकल आइसोलेशन, वो कम हो जाता है। आगे हम इसके बारे में बात करेंगे तो कुकी जो हैं वो भी उसी तरह के नोमैडिक ट्राइब हैं, शिकार करने वाले ट्राइब थे, और ये जो है महाराजा जो वहाँ के हैं और जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है उनको घाटी के नीचे वाला, ढाल वाला, इम्फाल वैली वाला एरिया उनको दे दिया जाता है। आज भी आप देखिएगा कि इम्फाल वैली का जो एरिया है उसमें प्रोमिनेंट मैती ग्रुप रहते हैं, और यही मैतेई और कुकी के बीच में आज कॉन्फ्लिक्ट का कारण है। ये कॉन्फ्लिक्ट का कारण आज से नहीं पनपा, ये ब्रिटिश टाइम से पनपा था। तो आप यहाँ पर एक मैप देख सकते हैं, तो इसमें डोमिनेंट एरियाज दिखाए गए हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि जो ये ऑरेंज कलर के हैं ये मैतेई डोमिनेटेड एरिया है, जो इम्फाल वैली है, हिल वाला एरिया नहीं, वैली वाला जो एरिया है इम्फाल का, उसमें ज़्यादातर मैतेई ग्रुप रहते हैं। आगे हम देखेंगे तो जो ब्लू पोर्शन दिखाया गया है ये कुकी जोमी डोमिनेटेड एरिया है, कुकी जोमी के लोग यहाँ पर ज़्यादा रहते हैं। तो आप एक चीज़ इसमें गौर कर सकते हैं, जो मैतेई वाला एरिया है उस एरिया में भी कुकी डोमिनेटेड एरिया है, यानी एक बफर क्रिएट होता है। यहाँ पर आप देखिए जो इम्फाल बेसिन है वहाँ पर आपको दोनों किस्म के लोग देखने को मिलेंगे, पहला मैतेई डोमिनेटेड एरिया, दूसरा कुकी डोमिनेटेड एरिया। तो इसी एरिया को लेके कहीं ना कहीं आज भी कॉन्फ्लिक्ट है। आगे हम कुछ ट्राइब के बारे में पढ़ेंगे। तो नागा डोमिनेटेड ट्राइब, जितने ग्रीन पोर्शन में आपको दिख रहे हैं ये नागा डोमिनेटेड ट्राइब है, और चांदेल डोमिनेटेड ट्राइब्स जो देखिएगा ये वाइट पोर्शन पे हैं। तो सबसे ज़्यादा डोमिनेटेड एरिया जो अभी देखिएगा आप मणिपुर के लिए वो नागा ट्राइब के लिए है, और सेकेंड सबसे प्रोमिनेंट ट्राइब वहाँ जो है वो कुकी जोमी ट्राइब्स हैं। ठीक है, इतना एक ओवरव्यू हमने बनाया। आगे हम देखते हैं कि और हम इसको कितने अच्छे से क्लैरिफाई कर सकते हैं। आगे के चीज में देखेंगे संजातीय संघर्ष, सेम टॉपिक है, कुकी मैतेई में विभाजन कैसे हुआ। पहाड़ी समुदायों और मैतेई के बीच जातीय तनाव शुरू हो गए, और ये तनाव जो है 1950 में एक ग्रुप आता है नागा राष्ट्रीय आंदोलन के लिए, वो स्वतंत्र नागा राष्ट्र का आह्वान कर देता है कि हमें स्वतंत्र नागा स्टेट चाहिए। हम उसके बारे में भी देखेंगे कि नागा ट्राइब जो थे वो कितने एरिया को अपने स्टेट में जोड़ने की बात कर रहे थे, लेकिन इसका पहले जो था वो कहीं ना कहीं ब्रिटिश एरा में ये लॉ बढ़ रही थी, और ये लॉ आग बनती है 1950 में जब नागा राष्ट्रीय आंदोलन होता है। नागा राष्ट्रीय आंदोलन जैसे नागालिड के लिए संघर्ष होता है, उसी तरह से कुकी जोमी ट्राइब जो हैं वो भी अपने ज़मीन के लिए, अपने हक के लिए, कुकी लैंड के लिए आंदोलन करते हैं। तो यहाँ पर आप दो आंदोलन देख सकते हैं, एक नागालिड और दूसरा कुकी लैंड आंदोलन। तो दोनों अलग अलग ट्राइबल ग्रुप अपने अलग अलग एरिया के लिए अलग अलग स्वतंत्र राष्ट्र या स्वतंत्र राज्य के लिए
लड़ाई करते हैं या आंदोलन करते हैं। तो 1990 के दशक में आप देखिएगा, वो तो 1950 में नागालैंड वाला था, कुकी जोमी ट्राइब एक्टिव होते हैं 1990 के दशक में। इसमें एक आपको ग्रुप देखने को मिलेगा, नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड, नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड, जो ये समूहों को सैन्यीकरण करने पर जोर देता है कि अगर हम सैन्यीकरण करते हैं तो हम कुकी लैंड के क्या बोलते हैं प्रभाव को या फिर उसके मांग को और अच्छे से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। अब देखिए, भले ही कुकी ने मैतेई, यहाँ मैतेई लिखा हुआ है, लोगों के रक्षक के रूप में शुरुआत की थी, लेकिन कुकी लैंड की मांग ने इन समुदायों के बीच दरार पैदा कर दी। अब देखिए, मेन जो था मैतेई के रक्षा के लिए, मैतेई को नागा ट्राइब से बचाने के लिए ब्रिटिश सरकार ने कुकी हिल से कुकी ट्राइब्स को, कुकी जोमी को बुलाया था। लेकिन धीरे 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 करके जैसे ही इनकी तादाद बढ़ती गई, ये डोमिनेंट होते गए, मणिपुर के साउदर्न पार्ट में डोमिनेंट होते गए, और मणिपुर के साउदर्न पार्ट, साथ ही साथ मणिपुर का जो वैली एरिया है, इम्फाल वैली एरिया, उसमें स्वतंत्र राष्ट्र की मांग करने लगे और एक अपना ग्रुप बनाता है, डेट इज नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड। तो ऐसे करके आप एक पूरा कॉन्फ्लिक्ट देख सकते हैं कि मणिपुर में पहले जो एक राज्य शासन चलता था, वो राज शासन टूटा, वैष्णविज्म में जाने के बाद ये राज शासन टूटा। उसके बाद नागा ट्राइब ने वहाँ आक्रमण किया, मैतेई लोग जो पहले से वहाँ रहते थे, नागा ट्राइब के आक्रमण को रोकने के लिए, दबाने के लिए दमनकर्ता के रूप में बुलाया गया कुकी ट्राइब को। लेकिन जैसे जैसे टाइम फ्रेम आगे बढ़ता है, वैसे वैसे नागा ट्राइब तो अपने नागालैंड के लिए आंदोलन कर ही रहे थे, साथ ही साथ कुकी जोमी ट्राइब भी कुकी लैंड के लिए आंदोलन शुरू करते हैं। आगे के स्लाइड्स में हम देखेंगे तो संजातीय संघर्ष में मैतेई राष्ट्रवाद के बारे में हम जानेंगे। जैसे देखिए, नागालैंड जो हम बात कर रहे हैं, तो ये पूरा एरिया अरुणाचल प्रदेश का सबसे ईस्टर्न पार्ट, साथ में नागालैंड और मणिपुर, ये तीनों को मिला दिया जाए तो ये पूरे एरिया के लिए नागा ट्राइब संघर्ष कर रहे हैं कि इसे नागालैंड बनाया जाए, एक स्वतंत्र राज्य घोषित किया जाए। नागा और कुकी आंदोलन ने मैत्रेयी राष्ट्रवाद को बढ़ावा दिया। अब नागा और कुकी के बीच जो आंदोलन होना शुरू हुआ, एक नागालैंड और दूसरा कुकी लैंड के लिए, तो मैत्रेयी राष्ट्रवाद इसी में पनपा, मैत्रेयी का राष्ट्रवाद इसमें पनपा। साथ ही देखिएगा कि जनसांख्यिकीय परिवर्तन और पारंपरिक मैतेई क्षेत्र के सिकुड़ने की चिंताएं 1970 के दशक से ही सामने आने लगी। अब आप देखिए, पिछले वाला मैप में हम आते हैं, मैप से ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ये जो पूरा एरिया है, इस एरिया में जो येलो पार्ट आपको दिख रहा है, यही पार्ट मैतेई का है। अब अगर नागा और कुकी दोनों आपस में लड़ाई करेंगे, नागा और कुकी, ब्लैक वाले में यूज करके देखते हैं, नागा और कुकी दोनों आपस में झड़प करेंगे तो कहीं ना कहीं ये बीच वाला एरिया कम होता जा रहा है, सिकुड़ रहा है। यही मेन थ्रेट है, मेन डर है मैतेई लोगों का। अगर नागा कुकी में झड़प होता है तो पीसेंगे बीच में मैतेई, और साथ ही साथ मैतेई के लोग कैसे एसटी दर्जा के लिए आगे आह्वान करते हैं, कैसे आंदोलन करते हैं, वो एक बड़ा कारण बनता है, वो हम आगे के स्लाइड्स में देखेंगे। ठीक है, अब यहां तक हम समझ गए। अब मैतेई आबादी को ये डर था कि ग्रेटर नागालिम जो है, ये नागालिम एरिया, ये अगर निर्माण हो जाता है तो मणिपुर का भौगोलिक क्षेत्र जो है वो नागालैंड या नागा ट्राइब्स के कंट्रोल में आ जाएगा, जिससे कि मणिपुर के जो इंडिजिनियस ट्राइब्स हैं, साथ ही साथ और भी जो एक्स्ट्रा ट्राइब्स जैसे कुकी रह रहे हैं, ये सब का डोमिनेंस खत्म हो जाएगा, नागा ट्राइब्स का डोमिनेंस बढ़ जाएगा। ऐसे में हम देख सकते हैं कि राज्य जो है, सरकार जो वहाँ है, वहाँ पर अवसर बहुत कम होगा कि मणिपुर के इंडिजीनियस लोग कहीं ना कहीं उस क्षेत्र के पॉलिटिकल या इकोनॉमिकल एनीथिंग, किसी भी चीज़ में अपना योगदान दे सके। इसी के लिए और एक चीज़ हमने देखा कि जब एसटी ऑर्डर बनने लगा 1950 में, हर स्टेट का अलग अलग एसटी ऑर्डर बनने लगा, तो मणिपुर के एसटी ऑर्डर में नहीं जोड़ा गया मैतेई ग्रुप को, तो ये एक मांग आगे जाके पनपता है।
यहाँ हम देखेंगे तो सीज फायर एग्रीमेंट किया गया 2001 में। भारत सरकार जो है वो इंटर मिलिट्री के साथ सीज फायर एग्रीमेंट करता है, जिससे कि मणिपुर में हिंसा और बढ़ जाता है, जिससे कि कहीं ना कहीं रोक दिया जाता है, मणिपुर के एरिया को नोटिफाई कर दिया जाता है कि ये जो एरिया है ये कुकी का एरिया है, ये नागा का एरिया है, ये इम्फाल बेसिन जो है ये मैतेई का एरिया है। ये सीज फायर होने के बाद जो एक आंदोलन चल रहा था नागालैंड के लिए और साथ ही कुकी लैंड के लिए, वो दबा दिया जाता है। वो एक बड़ा व्यापक हिंसक प्रवृत्ति ले लेता है आगे। तो हम इसमें एक चीज़ और पढ़ेंगे, जिसमें हम इनर लाइन परमिट के बारे में पढ़ेंगे, जो 2015 में किया गया। 2015 में इम्फाल शहर में मांग की गई, विरोध प्रदर्शन किया गया। इसके लिए चुरचंदारपुर में जो है तत्कालीन जो मुख्यमंत्री थे, उस समय मुख्यमंत्री इबोबी सिंह थे, उन्होंने इसको रोक दिया। उन्होंने कहा कि ये डिसाइड करना कि कौन सा ट्राइब कहाँ से आया और कौन सा ट्राइब के लिए कौन सा लैंड हमें मुहैया कराना है, या तो वो नागालैंड के ट्राइब हों, नागा ट्राइब हो जिन्हें नागालिम चाहिए, कुकी ट्राइब हो जिन्हें कुकी लैंड चाहिए, और मैतेई जो अपने इंडिजिनस मणिपुर के लिए संघर्ष कर रहे हैं, उनके लिए कौन मणिपुरी हैं या कौन मणिपुरी नहीं है, इसका फैसला सरकार करेगी, निर्धारण मणिपुर की सरकार करेगी। आगे हम देखते हैं तो इसमें हम ऐतिहासिक कारक में देख सकते हैं, मणिपुर में कुकी पहाड़ी जनजाति मैतेई के बीच ऐतिहासिक जातीय संघर्ष व तनाव को, अशांति को बढ़ावा दिया गया, क्योंकि दोनों समुदाय राजनीतिक प्रतिनिधित्व, संसाधनों और सांस्कृतिक मान्यता के लिए प्रतिस्पर्धा करते थे। ये सब बात हम समझ गए। दूसरा हम बात समझते हैं कि यहाँ का डेमोग्राफी कैसा है। डेमोग्राफी की बात करें तो मैतेई का आबादी 52% है, थोड़ा से ज़्यादा जो है, ये 52% जो लोग हैं मैतेई ग्रुप है मणिपुर में। उसके बाद देखिएगा ट्राइब्स के बारे में, तो ट्राइब्स में कुकी और नागा हैं जो 40% है, जिसमें 25% कुकी और 15% नागा ट्राइब हैं। ज़्यादातर मैतेई जो हैं इम्फाल घाटी में रहते हैं और आदिवासी पहाड़ी जिला में रहते हैं। एक आप ये देख सकते हैं कि मान लीजिए ये पूरा मणिपुर है, ये मणिपुर का जो बीच का एरिया है, सेंटर का एरिया है इम्फाल बेसिन, ये 10% है, पूरा मणिपुर का 10% है, इसी में रहते हैं मैतेई। और जो 90% एरिया है वो हिली एरिया है। तो जो बेसिन वैली वाला एरिया है उसमें रहते हैं मैतेई, और जो हिली एरिया है वो प्रोमिनेंट डोमिनेट है कुकी एंड नागा ट्राइब से। ठीक, अब हम देखेंगे कि ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट HRD के बारे में, तो मैतेई ज़्यादा शिक्षित है, नागा लोग कम शिक्षित है। साथ ही साथ व्यापार, राजनीति व अन्य प्रतिनिधित्व में देखेंगे तो नागा ट्राइब्स, ये मैतेई का ज़्यादा वहाँ पर डोमिनेंस है। आगे देखते हैं। अब जनसंख्यिकीय प्रभुत्व, डोमिनेंस ऑफ मैतेई, मैतेई का डोमिनेंस इन मणिपुर। तो इसमें हम देख सकते हैं कि अभी तो हम देखें कि 52% मैतेई हैं, बाकी जो लोग हैं वो 40% में कुकी, 25% और 15% नागा ट्राइब्स हैं। अब भूमि के बारे में भी हमने बताया कि जो 52% ऑफ पॉपुलेशन है मणिपुर का, वो 10% ऑफ एरिया में रहती है, और 89% जो एरिया है, 1% काउंट नहीं किया गया है, 89% या 90% मान के चलिए जो एरिया है वो हिली एरिया है और डोमिनेंट है मोस्टली टू 48% जनसंख्या के लिए। तो 48% जनसंख्या 90% भूमि पर निवास करती है, और 52% जनसंख्या 10% भूमि पर निवास करती है। लेकिन हम यहाँ पर अगर पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस को देखेंगे तो 60 विधानसभा क्षेत्र हैं पूरे मणिपुर में, जिसमें से 40 विधानसभा क्षेत्र उस इम्फाल बेसिन से हैं। मतलब 10% एरिया से 40 MLA और पूरे 90% एरिया से 20 MLA, ये एक बड़ा अंतर है, जिस कारण से ये जो ट्राइबल ग्रुप है वो भड़के हैं, उनका जो आंदोलन है वो हिंसक हुआ है। ये परिसीमन जो है, डिलिमिटेशन, वो किया जाता है डेंसिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, या फिर उसका जो मेन पॉइंट ऑफ व्यू है वो है पॉपुलेशन।
लेकिन उसके बावजूद भी एक जो रिप्रेजेंटेशन है वो बहुत कम है ट्राइब्स का। ये एक मेन मुद्दा है। तो ये रिप्रेजेंटेशन को बढ़ाने की बात किया जा रहा है, जो कुकी और नागा ट्राइब का प्रमुख मुद्दों में से एक है। आगे के स्लाइड्स में हम देखेंगे भूमि संबंधी मुद्दे। ये पहले हम बता चुके कि इम्फाल बेसिन 10% है, हिली एरिया 90% है, और पॉपुलेशन भी आप जान गए कि कितना परसेंट पॉपुलेशन कहाँ रहता है। अब एक चीज़ और हम देखेंगे, जैसे हमारे यहाँ CNT है वैसे ही वहाँ पर भी शेड्यूल में डिस्ट्रिक्ट्स को डाला गया है, शेड्यूल डिस्ट्रिक्ट्स बनाए गए हैं, जिस कारण से कि वहाँ पर ज़मीन का परचेज ST गैर ST नहीं कर सकते। तो ऐसे में देखिएगा कि मैतेई जो ग्रुप है उनको ST से हटा दिया गया 1950 में। अब जो है गैर आदिवासी के रूप में वर्गीकृत होने के कारण मैतेई लोग जो हैं वो अपना ज़मीन उसी 10% एरिया में ही खरीद सकते हैं। 90% जो एरिया है उसमें मैतेई का कोई भी व्यक्ति ज़मीन नहीं खरीद सकता है। मीन्स देखिए पॉपुलेशन 52%, उसके बावजूद भी इस एरिया में वो ज़मीन नहीं खरीद सकते हैं। वरन अगर हम इस 10% एरिया में देखेंगे तो आप भी यहाँ ज़मीन खरीद सकते हैं। समझ में आया? यानी 10% एरिया में भारत का कोई भी व्यक्ति ज़मीन खरीद सकता है। साथ ही साथ नागा कुकी ट्राइब भी वहाँ ज़मीन खरीद सकते हैं। तो कहीं ना कहीं वो 10% एरिया सिकुड़ रहा है, और जो 90% एरिया है उसे संरक्षित किया गया है। इसके लिए एक समिति बनाई गई, STDCM, मणिपुर की अनुसूचित जनजाति मांग समिति के अनुसार मैतेई को धीरे धीरे अपने पैतृक भूमि में हाशिया में चले गए, क्योंकि वो मणिपुर के आदिवासी पहाड़ी क्षेत्रों में जमीन नहीं खरीद सकते हैं और जमीन 10% तक ही सीमित है। और इसका जस्ट अपोजिट हमने बताया कि दूसरे लोग उस 10% एरिया में लैंड का परचेजिंग कर सकते हैं। तो इस तरह से उनका जमीन सिकुड़ रहा है। अब स्पेशल दर्जा दिया गया है मणिपुर को। जैसे 370 के बारे में आप जानते हैं, जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया है, वैसे ही कुछ राज्यों को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया है, जिसमें आपको अरुणाचल प्रदेश देखने को मिलेगा, गोवा देखने को मिलेगा, त्रिपुरा मेनली नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स देखने को मिलेंगे, साथ गोवा देखने को मिलेगा, आंध्र प्रदेश देखने को मिलेगा। ऐसे में आर्टिकल 371 का C मणिपुर में स्पेशल स्टेट का प्रावधान रखता है, के तहत मणिपुर को स्पेशल स्टेट का एक प्रावधान दिया गया है। इसके बारे में आप और जानकारी चाहिए तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में पढ़ सकते हैं, आर्टिकल 371। आगे हम देखते हैं तो मणिपुर जैसे कि बॉर्डर एरिया है, आप देख सकते हैं कि पंजाब बॉर्डर एरिया है, तो वहाँ पर तस्करी किया जाता, ड्रग का पेडलिंग किया जाता है। तो वैसे ही यहाँ पर भी हम देख सकते हैं कि ड्रग ट्रैफिकिंग होता है, साथ ही साथ क्रॉस बॉर्डर क्राइम्स भी होते हैं। तो मेनली जो ये क्रॉस बॉर्डर क्राइम है ये गोल्डन ट्रायंगल और साथ ही साथ झरझरा एक आपके यहाँ भी है, झारखंड में है, वेस्ट सिंहभूम में, लेकिन ये झरझरा अंतर्राष्ट्रीय सीमा की बात की जा रही है जो इंडो बर्मा बॉर्डर पे है। वहाँ से ड्रग की ट्रैफिकिंग होती है और साथ ही साथ वहाँ क्रॉस बॉर्डर क्राइम्स भी होते हैं, ह्यूमन के ट्रैफिकिंग और भी ऐसे मुद्दे हैं जो क्रॉस बॉर्डर ये किए जाते हैं। कहीं ना कहीं शेड्यूल्ड डिस्ट्रिक्ट होने से, ऑटोनॉमी बॉडी होने से, जिस कारण से गवर्नर को मोर पावर है, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन DM को मोर पावर है, तो इन चीज़ों को रोकना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। अब हम देखेंगे कि यहाँ पर जो माइग्रेंट्स हैं, तो म्यांमार में तख्ता पलट के कारण भारत के पूर्वोत्तर में शरणार्थी संकट पैदा हो गया। मैतेई नेताओं में आरोप लगाया गया कि चुरचांदपुर जिले में अचानक गांवों की संख्या बढ़ गई। गांव में जो लोग रहते थे उनकी संख्या एकाएक बढ़ गई। कहीं ना कहीं ये लोग म्यांमार के बॉर्डर से आए शरणार्थी हैं। अभी आप डंकी रूट के बारे में बहुत चर्चा में है, उसके बारे में आपका जानना भी बहुत ज़रूरी है। ये जो हमारे यहाँ शरणार्थी हैं, लोग बहुत ये करते हैं कि नहीं, ये शरणार्थी को भेज देना चाहिए, ये शरणार्थी हैं जिस कारण से अपना पॉपुलेशन बढ़ रहा है। साथ ही साथ हम देखेंगे कि जो भारत के लोगों को डिप्लॉय किया जा रहा है इंडिया में, जो USA गए थे डंकी रूट से, तो उनके लिए हमदर्दी है। वो हमदर्दी नहीं है, वो इलीगल रूप से गए थे, असाइलम के तरह गए थे। लेकिन भारत ऐसा देश है जो शरणार्थी के लिए भी लॉ बनाने के आगे प्रयास कर रहा है। समझ में आया?
तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि मणिपुर में ये एक बड़ा कॉन्फ्लिक्ट है कि जो शरणार्थी आ रहे हैं उस कारण से वहाँ के जो इंडिजिनस लोग हैं उनको कहीं ना कहीं दिक्कत होंगी, दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। मुख्यमंत्री जो हमारे अभी मुख्यमंत्री थे जो रिजाइन किए, बीरेन सिंह, वो कई बार इन आशंकों को दोहराया गया, इन म्यांमार के लोगों की मौजूदगी की तरफ इशारा किया गया, लेकिन इस पे बहुत ध्यान नहीं दिया गया। इसी के साथ ये इथिकल कॉन्फ्लिक्ट धीरे धीरे ज़्यादा व्यापक रूप लेता गया और अंततः ऐसा हुआ कि बीरेन सिंह को अंत में इस्तीफा देना पड़ा, अपने पोस्ट से इस्तीफा देना पड़ा। अब हम यहाँ देखेंगे स्वायत्तता की मांग, ऑटोनॉमी की मांग की गई। जातीय समूह विशेष रूप से नागा और कुकी अधिक राजनीतिक स्वतंत्रता और अलग प्रशासनिक इकाई निर्माण की मांग करते हैं। ये मांग अक्सर ऐतिहासिक दावों और सांस्कृतिक पहचानों पर निहित होते हैं। तो ये देखिए, अभी जो मेन नागा ट्राइब्स का जो एरिया था, यहाँ पर आप देख सकते हैं जो पुराना हमने मैप दिखाया उसमें आप बाइफर्केट देख सकते हैं कि दो अलग अलग एरिया थे। ये जो एरिया था, ये दो क्षेत्र, ये कुकी ट्राइब्स का था और ये जो क्षेत्र था ये नागा ट्राइब का था। लेकिन कुकी लैंड का मांग अब पूरे एरिया में किया जाने लगा और डर क्या है कि जो बीच के बफर जोन बच रहे हैं, बीच के जो एरिया बच रहे हैं, ये एरिया है वैली, कैपिटल सिटी यही है इम्फाल वैली है। इस वैली पे मैतेई लोग रहते हैं, तो कहीं ना कहीं इसका पूरा डोमिनेंस होने से ये एरिया सिकुड़ के रह जाएगा। तो मेन मुद्दा यहाँ ये है कि अगर इन ट्राइब्स को ऑटोनॉमी दिया जाता है, इन ट्राइब्स के लिए अलग एक प्रावधान किया जाता है, 371C में बदलाव किए जाते हैं, आर्टिकल 371C में बदलाव किए जाते हैं, तो यहाँ रह रहे इंडिजिनस लोग, मैतेई ग्रुप, साथ ही साथ नागा ग्रुप के लिए एक बहुत चुनौती की बात है। आगे हम देखते हैं तो AFSPA आर्म्ड फोर्स स्पेशल पावर एक्ट यहाँ पर लागू है। ये क्या होता है? ये जो है सेना को एक व्यापक अधिकार प्राप्त होते हैं इन एरिया में, बॉर्डर एरिया में। आप ज़्यादातर देखिएगा कि AFSPA जिसको अस्फा कहा जाता है वो यहाँ पर लागू होता है। तो ये मैप जो है, इस मैप में अगर आप ध्यान से देखिएगा तो ये जो पूरे एरिया है ये नॉर्थ ईस्ट का एरिया है। इसमें 3 कलर दिखाए गए हैं। एक कलर आप देखिएगा जो येलो कलर का है, दूसरा आप देखिएगा डार्कर ब्लू एंड थर्ड देखिएगा जो लाइट ब्लू है। तो इसमें जो लाइट ब्लू से दिखाए गए हैं वहां पर से AFSPA को हटा दिया गया। वहां पर अब बहुत ज़्यादा व्यापक रूप से सेना काम नहीं करती, सेना को बहुत ज़्यादा पावर नहीं है। दूसरा देखिएगा तो कुछ ऐसे एरिया हैं जहां से पार्शियली लिफ्ट किया गया है, AFSPA जहां से आंशिक रूप से हटाया गया है। तो उन क्षेत्रों में आप देख सकते हैं कि मणिपुर का इम्फाल बेसिन में भी पार्शियली लिफ्ट किया गया है। और अगर हम ट्राइबल एरिया को देखेंगे, जो हिली एरिया है मणिपुर का, उसमें अभी AFSPA पूरी तरह से कार्यरत है, जिस कारण से वहाँ का इंडिजिनस ऑटोनॉमी, जिसमें डिस्ट्रिक्ट की भी बात की जाए, ऑटोनॉमी डिस्ट्रिक्ट, साथ ही साथ शेड्यूल्ड डिस्ट्रिक्ट की बात की जाए, वो कहीं ना कहीं क्षीण होता है AFSPA आर्म्ड फोर्स के कंट्रोवर्सी, आर्म्ड फोर्स के वहाँ पर कॉन्टैक्ट के कारण। ठीक है, तो इन चीज़ के बारे में वहाँ की मांग है कि इसको हटा दिया जाए, वहाँ से AFSPA को हटा दिया जाए, या तो पार्टली लिफ्ट कर दिया जाए या फुल्ली वहाँ से लिफ्ट कर दिया जाए। आगे की चीज़ में हम देखेंगे तो दर्जे, ST दर्जे की मांग की जा रही है। क्यों? क्योंकि वो पहले ST थे, उसके बाद उनको ST के दर्जे से हटा दिया गया, जिस कारण से गवर्नमेंटल जो भी पॉलिसी होती, गवर्नमेंटल फॉर्म्स आते, गवर्नमेंटल जॉब्स आते, या फिर गवर्नमेंट की तरफ से जो ST की तरफ जो भी प्रोग्राम चलाए जाते हैं, जैसे PM जनमन चलाया जाता है, तो PM जनमन का लाभ उनको नहीं मिल पा रहा है। तो इस तरह से उनको फिर से ये ST के रूप में दाखिल कर दिया जाए। अब एक याचिका डाली गई मणिपुर हाईकोर्ट में, ये तर्क दिया गया कि 1949 तक मणिपुर का जो रियासत था वो भारत में विलय से पहले मैतेई समुदाय को जनजाति के रूप में मान्यता दी गई थी, लेकिन जैसे ट्रीटी ऑफ एक्सेशन होता है वैसे ही इन ग्रुप के जो राइट्स हैं, जो ST के राइट्स थे, उनको छीन लिया गया, हनन कर दिया गया, यानी ST की तरह से उनको लिस्ट नहीं किया गया।
मणिपुर उच्च न्यायालय के क्या निर्देश आए इस पे भी हम चर्चा करते हैं। तो 2023 में मणिपुर उच्च न्यायालय ने कहा कि मैतेई समुदाय को एसटी के रूप में शामिल करने के लिए आगे बातों को बढ़ाया जा सकता है। लेकिन इसी के साथ जो बीच, अब देखिए लैंड का एक मुद्दा हमने बताया कि जो वहाँ पर ट्राइबल लोग हैं, नागा या कुकी लोग हैं, वो लोग का जमीन बिक्री वाला नहीं है। अगर मैतेई को एसटी का दर्जा दे दिया जाएगा तो वो उस 90% हिली एरिया में भी जमीन खरीद सकते हैं। मैतेई का शिक्षित होना, मैतेई का पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस होना, मैतेई का कहीं ना कहीं डेवलप्ड होना इन ट्राइबल कम्युनिटी के लिए थ्रेट है। क्योंकि अगर मैतेई को एसटी का दर्जा मिलता है तो कहीं ना कहीं उनके लैंड के जो राइट्स हैं, लैंड का जो अभी फॉर्म है वो क्षण कम होता जाएगा। तो ये मेन मुद्दा है जिस कारण से वायलेंस वहाँ मणिपुर पर लगातार बढ़ रहा है और इसको रोकने के लिए सरकार बहुत कड़े कदम नहीं उठा पा रही है, बहुत अच्छे कदम नहीं उठा पा रही है। ये रिजाइनेशन देना सरकार की विफलता को ही दर्शाता है। हो सकता है कि प्रेसिडेंट रूल आने से वहाँ की स्थिति में कुछ सुधार आए। आगे की चीज में हम देखेंगे तो परिचालन समझौते का निलंबन किया गया। जो सस्पेंशन ऑफ सेपरेशन के लिए एग्रीमेंट बनाए गए थे उसको सस्पेंड कर दिया गया, एग्रीमेंट को ही सस्पेंड कर दिया गया। इसमें आप देखिएगा कि राज्य के पूर्वोत्तर राज्य मणिपुर और नागालैंड में सक्रिय विभिन्न कुकी उग्रवादी समूह के बीच युद्ध विराम समझौते पर हस्ताक्षर किए गए, सीज फायर एग्रीमेंट किया गया और जो सेपरेशन के लिए जो एग्रीमेंट थे उसको सस्पेंशन ऑफ सेपरेशन SOS के लिए साइन कर दिया गया। इस पे आप देखिएगा कि जो वहाँ का हिंसक गतिविधि था उसको रोकने के लिए ये सब किया गया, लेकिन ये रुका नहीं। ये नहीं रुकने का कारण है क्योंकि मणिपुर हाईकोर्ट ने मैतेई लोगों को एसटी का दर्जा के लिए बोला। दूसरा, इम्फाल बेसिन को बढ़ाने का या फिर कुकी या जो नागा ट्राइब है उनके लिए एक सीज फायर एग्रीमेंट करना इन ट्राइबल के लिए अपने आइसोलेशन, अपने जमीनी लैंड राइट्स के लिए एक थ्रेट के रूप में आता है, जिस कारण से ये पूरा वायलेंस हुआ। तो अब मुझे आशा है कि आप अब पूरे कॉन्टेक्स्ट को जानते हैं, पूरे ट्राइबल साथ में नॉन ट्राइबल, साथ ही साथ इसके इतिहास, इसका रिलीजियस फैक्टर और भी अन्य मुद्दों के बारे में शायद एक छोटी जानकारी, जितना मैं बता पाया, जितना समझा पाया उतना आपको हुआ होगा। साथ ही साथ आगे जो भी इस पे बातें आएंगी, जो भी नए इस पे प्रोविजंस आएंगे उस पे हम अपडेटेड रहेंगे। इसी के साथ धन्यवाद।